बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 जनवरी का आगाज़ हो गया है हफ्ते के दिन का। वैसे तो मैंने इस वीडियो में बहुत तफसील से बात करनी थी और अभी भी मैं करूँगा। मैंने तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमा जो इमरान खान साहब के जानिसार हैं और इमरान खान साहब के जो इत्तेहादी हैं, कुछ उनसे मेरी बात हुई, कुछ सीनियर जो सहाफ़ी हैं उनसे बात हुई। मैंने उन सबसे पूछा कि जो टाउट्स आजकल बता रहे हैं कि निज़ाम बहुत मजबूत है और इमरान खान 2026 में भी रिहा नहीं होंगे, तो मैंने कहा कि आपको क्या लगता है कि इमरान खान की रिहाई कब तक हो सकती है। और मैंने उनसे पूछा कि इमरान खान की अब तक रिहाई न होने की वजूहत आप क्या समझते हैं, इंटरनेशनल हैं, इंटरनल हैं, या मतलब पीटीआई की कहीं कमी कोताहियाँ हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं। तो मैंने वो पॉइंट सारे लिखे हुए हैं बड़ी तफसील से। मैं बहुत तफसील से तो नहीं लेकिन मुख्तसर मगर जामे अंदाज से मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले एक और पेशरफ्त हो गई, वो है कि 2 दिन से बदले बदले से सरकार नज़र आते हैं। 2 दिन से राना सनाउल्लाह साहब बहुत बदले बदले नज़र आते हैं, जो मुशीर हैं शहबाज शरीफ के। जो कल रात तो उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता, और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया, उन्होंने ये भी दावा किया कि वो इमरान खान को माइनस नहीं करना चाहते। और वो ये भी मान रहे हैं कि जिन 5 बड़ों के दरमियान बात तो होनी चाहिए, उनमें एक मियाँ नवाज शरीफ हैं, एक इमरान खान है, एक शहबाज शरीफ हैं, एक जरदारी हैं, और 5वां वो इशारा फील्ड मार्शल की तरफ कर रहे हैं। और वो ये मतलब मैं हैरान हूँ कि एक तरफ वो मुस्लिम लीग नून जो कह रहे थे कि इस्लाम में दाखिल होने के लिए जिन जिन चीज़ों पर ईमान लाना होता है उन तमाम चीज़ों पर ईमान लाने के बाद हम जो अगली एक तरमीम सियासी तौर पे कर रहे हैं, वो हम DGSPR की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने इमरान खान साहब के मुतालिक की थी उस पर हम ईमान लाते हैं, उसके एक एक लफ्ज़ पे हम ईमान लाते हैं। और हम हमारी औलाद की औलाद, हमारी आने वाली नस्लें भी DGSPR की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ईमान लाती हैं और उस पर ईमान लाती रहेंगी, और हम उसको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने सर तस्लीम खम करते हैं और एक एक लफ्ज़ पे हमारा ईमान है। और हमारे माँ बाप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कुर्बान, और हमारा सब कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कुर्बान, जिसमें इमरान खान के बारे में कौन सा लफ्ज़ है जो नहीं इस्तेमाल किया गया। PTI को और इमरान खान को कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दिया गया। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो ऐसे लगा कि पता नहीं तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो जाएगा। और नून लीग तो उस दिन तो इन्होंने लड्डू खाए, उस दिन तो इन्होंने रसगुल्ले बांटे और खाए, और उस दिन तो ये मतलब वो तो इन्होंने ऐसे सेलिब्रेट किया कि इन्होंने पता नहीं ज़िंदगी में कभी कोई दिन नहीं सेलिब्रेट किया होगा कि आज तो मज़ा आ गया कि फ़ौज के तर्जमान ने जिस तरह से इमरान खान के बारे में लब लहजा इस्तेमाल किया। तो वो अब कह रहे हैं कि PTI से बात होनी चाहिए और PTI में भी इमरान खान से बात होनी चाहिए और इमरान खान माइनस नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया है, ये कैसे हो गया? तो इस पर मैं आपको बताता हूँ। देखें, अच्छा एक और वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई हमारी पेश की शर्त नहीं है, हम गैर मशरूत तौर पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और बातचीत भी किससे? इमरान खान से। कोई हम ये नहीं कह रहे कि अपने ट्विटर बंद कर दे, हम ये नहीं कह रहे कि PTI ऑफिशियल ये ट्वीट्स ना करे, हम ये नहीं कह रहे कि 8 फरवरी की कॉल वापस लें, हम गैर मशरूत तौर पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये क्या हो गया अचानक, ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि जब 20-21 को कौमी कॉन्फ्रेंस हुई और कौमी कॉन्फ्रेंस में बहुत सख्त तकारीर हुई और बहुत खौफनाक बातें की गई, और उसके बाद 21 दिसंबर को कौमी कॉन्फ्रेंस के आलामिये में ऐलान कर दिया गया कि 8 फरवरी को हम हड़ताल होगी, यौम स्याह होगा, पूरी दुनिया में हम यौम स्याह मनाएंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को साथ मिला के। और पैगाम दिया उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को कि 8 फरवरी को आपने घरों से नहीं निकलना, आपने दुकानें बंद रखनी है, आपने गाड़ियां सड़क पे नहीं लानी, और पहिया जाम हड़ताल भी होगी। यानी पहिया जाम हड़ताल से मुराद है कि कोई गाड़ियां नहीं होंगी सड़कों के ऊपर, और शटर डाउन हड़ताल भी होगी कि दुकानें ना खोली जाएं। और ये भी उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर जो है वो यौम स्याह पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी मनाएंगे। अच्छा, ये जैसे ही उन्होंने 21 दिसंबर को कहा तो साथ ही शहबाज शरीफ साहब का काबीना से खिताब आ गया कि हम बातचीत करना चाहते हैं, और तहरीक तफज़्ज़ुल पाकिस्तान ने ब्लफ कॉल कर लिया। उन्होंने कहा अगर आप बात करना चाहते हैं तो हाँ, हम भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हमारा एजेंडा होगा कि पाकिस्तान आज़ाद होगा, पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद होगी, आइन मुतराज़ा नहीं रहेगा, 1973 के आइन की बहाली होगी, अदलिया आज़ाद होगी, शफाफ इलेक्शन होंगे, गैर जानबदार इलेक्शन कमिश्नर होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, और गैर जानबदाराना इंतखाबात होंगे। इन चीज़ों पर हम बात करें। अब वो एक ऐसा आलामिया था जिसके ऊपर कोई पाकिस्तानी एतराज़ नहीं कर सकता। उसके बाद हुकूमत को फिर साम सूंघ गया। लेकिन इस दौरान होता क्या है? इस दौरान होता ही है कि सुहेल आफरीदी साहब लाहौर जाते हैं, और लाहौर, मुझे अब क्या मैं बार बार उसको दोहराऊं, आपको पता है कि इस वक्त भी लाहौर की फिजाओं में खौफ सुहेल आफरीदी का बरकरार है, और हवास बाख्ता हुई फिर ये पूरी पंजाब हुकूमत। और जिस तरह से उन्होंने नैरेटिव बनाया, जैसे उन्होंने वो जो मनाजिर आए, तो कमाल ही कर दिया सुहेल आफरीदी ने। साथ क्या हुआ कि सुहेल आफरीदी साहब ने अनाउंस कर दिया कि 9 जनवरी को वो कराची जा रहे हैं, और साथ ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का फैसला हो गया कि 9 जनवरी को वो लाहौर जा रहे हैं। और जिस रूट से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वाले लाहौर जा रहे हैं, तो खासी आपको गहमा गहमी नजर आएगी।
अब सुहेल आफरीदी भी 9 जनवरी को कराची एक ही बात कहने जा रहे हैं और ये लाहौर एक ही बात और पंजाब में कहने जा रहे हैं कि 8 फरवरी को यौम स्याह होगा, हड़ताल होगी, पहिया जाम हड़ताल होगी, शटर डाउन हड़ताल होगी और ये रिहर्सल होगी स्ट्रीट मूवमेंट की फाइनल कॉल की। क्योंकि अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का भी एक ख्याल है, इमरान खान साहब का भी एक ख्याल है। इमरान खान साहब की बहनें बता चुकी हैं कि इमरान खान ने कहा कि अब आपने डी चौक नहीं आना क्योंकि गोलियां मारी जाती हैं। इनका ये प्लान है कि अब जब कॉल आएगी तो इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि जो भी मुख्तलिफ शहरों से मेन सड़कों पर आ जाएं, मेन शाहराहों पर आ जाएं और पूरे पाकिस्तान की मेन शाहराहें जो हैं वो बंद कर दी जाएं और जब तक अगला हुक्म ना आए तो कोई उन शाहराहों को ना खोले। तो जाहिर है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर वहां पे टोटल पुलिस ही 3000 है और वहां पे 5000 मुजाहिरीन आके बैठ जाते हैं तो उन 5000 मुजाहिरीन को कैसे वो पूरी पुलिस 3000 मिलकर भी उनको हटा सकती है? नहीं हटा सकती। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये एक बड़ी खतरनाक है हुकूमत और इस सिस्टम के लिए। तो अब ये अचानक जो हुकूमत के रवैये में इतनी तब्दीली आ गई है, वो इमरान खान जो जहनी मरीज थे, वो इमरान खान जो कौमी सलामती के लिए खतरा थे, वो जो मुल्क दुश्मन थे, वो जो रॉ के हाथों में खेल रहे थे, वो जो पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों में खेल रहे थे, वो जो दहशतगर्दों के हाथों में खेल रहे थे, जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे गद्दार मुजीबुर रहमान से भी बड़े गद्दार थे, तो उस इमरान खान के साथ बात करने के लिए हुकूमत तैयार हो गई है। तो मैंने इस पर बहुत सारे पीटीआई के रहनुमाओं से और मुख्तलिफ लोगों से पूछा। उन्होंने कहा कि इसकी पहली वजह तो यही समझ आती है कि ये ट्रक की एक बत्ती है। इस ट्रक की बत्ती इसलिए है कि ज़रा पीटीआई जो है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एजिटेशन से पीछे हट जाए, 8 फरवरी वाली कॉल वापस ले ले और ये जो मोमेंटम बना रहे हैं सड़कों पर जाके वो ना बनाए। और उसकी एक वजह यह भी है कि 8 फरवरी 2024 से लेकर अब तक पहली बार इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां हो रही हैं सड़कों के ऊपर पंजाब में और अब सिंध में और कराची में। इससे पहले कोई ऐसी एक्टिविटी पूरे पंजाब के अंदर, पूरे सिंध के अंदर ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई जो एक्टिविटीज अब हो रही हैं या होने जा रही हैं। तो वो पहली तो वो यही समझते हैं कि ट्रक की बत्ती है, ताकि एक ये जो एजुटेशन की तरफ बहुत संजीदगी से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप चली गई है जो लेले नहीं है, जो अर्दली नहीं है, जो चाबी वाले खिलौने नहीं है, जिसमें सुहेल आफरीदी भी हैं, जिसमें मीना खान आफरीदी भी हैं, जिसमें शाहिद खटक भी हैं, जिसमें शफीउल्लाह जान भी हैं, जिसमें सलमान राजा साहब भी हैं, जिसमें ये सारी क़यादत है। और फिर दूसरे नंबर पर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत है, चाहे वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, अचकज़ई साहब हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, ये सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, ये सब हैं। तो इसलिए अख़ुंज़ादा हुसैन हैं, ये सब, तो ये भी अब सीरियस है। तो उनका ये ख्याल है कि पहला तो यही कि ट्रक की बत्ती है ताकि उधर से तवज्जो थोड़ी सी कम हो और इधर बातचीत शुरू हो। दूसरा कहा जा रहा है कि शायद इसकी एक वजह यह भी है कि मुईशत कि दोबारा सूरत हाल बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हद तक चली गई है और एक ऐसे हालात में जब जो है वो आपका तजारती खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपकी एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं, महंगाई आपकी बढ़ती चली जा रही है और आपने 35 से 40 हज़ार अरब के कर्जे ले लिए हैं पिछले 3-3.5 साल में और सूरत हाल आपके लिए इकॉनमी की बहुत मुश्किल हो रही है। ऐसे में जब स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी हो रही होंगी, एजिटेशन हो रही होगी, तो और ज़्यादा आप इफेक्ट होंगे और इकॉनमी ना चलने की वजह से कहीं ऐसा ना हो जो इस वक्त किसान बेजार है, ताजिर बेजार है, तनख्वाहदार तबका बेजार है, तलबा बेजार हैं, नौजवान बेजार हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस स्ट्रीट मूवमेंट के दौरान वो जो लोग जो इस वक्त पंजाब के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर गुर्बत का शिकार हैं, जो तबाह और बर्बाद हो गए हैं, जो खुदकुशियों पर मजबूर हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो इकॉनमी पहले ही और ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी और अनसर्टेनिटी होगी, कहीं वो इनके साथ ना मिल जाए और एक वाकई ग्राउंड के ऊपर एक जेन्युइन जो है वो एक मोमेंटम ना बन जाए। तो एक ये भी खतरा है, इसलिए भी वो कहते हैं कि थोड़ी सी एंगेजमेंट शुरू की है कि अगर ये चीज़ बहुत संजीदा जो है वो होने लगी और ख़तरनाक होने लगी तो थोड़ा सा कोई सीबीएम करके कोई एक आध 2-4 बंदों को रिहा करके, इमरान खान को नहीं 2-4 बंदों को रिहा करके थोड़ा सा ये तासुर दिया जाए और इनको कंट्रोल किया जाए और इनको थोड़ा सा शिद्दत को नीचे लाया जाए। एक वजह वो मुमकिन तौर पर ये कहते हैं कि जो इस वक्त जो गजा में हमने फौज भेजने की ऑफर की थी और अब ज़रा वो मुश्किल हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका की तरफ से ज़रा चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएं, क्योंकि हमारी ये हुकूमत सिर्फ एक चीज़ पे चल रही है और वो है ट्रंप की सपोर्ट, और तो कुछ भी नहीं है, ना इकॉनमी है, ना पैसा है, ना एक्सपोर्ट्स हैं, ना इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी नहीं है। 3 चीज़ों पे चल रही है, एक ट्रंप के ऊपर, दूसरा जो 40-50 लाख लोग 3 साल में पिछले में 3-3.5 साल में गए हैं वो जो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, और तीसरा ये चल रहे हैं पीटीआई की इंटरनल लड़ाइयों, कमजोरियों और पीटीआई की लीडरशिप की सिंसियरिटी ना होने की वजह से और टफ टाइम ना देने की वजह से, और तो कुछ नहीं है। तो अगर वहां से फिर ये यूएई और सऊदी अरब वाला जो है और फिर ये जो ईरान के अंदर सूरत हाल गंभीर हुई है और ये सारी अगर एक्सटर्नल हालात ऐसे हो जाते हैं तो फिर आपको इंटरनली भी ज़ाहिर है थोड़ा सा तो इस्तेहकाम लाना है
आपको पीटीआई से बातचीत करनी है और अब पीटीआई के साथ आप बातचीत करके उस तरह से तो पीटीआई नहीं हो सकता ना। जैसे मई में पीटीआई ने सपोर्ट किया, उसके बाद क्या हुआ, जुल्म और बढ़ गए, फैसले और बढ़ गए, इमरान खान के ऊपर सख्तियां और बढ़ गई। मैं ये समझता हूं कि अगर बातचीत के जरिए मसला हल होना होता तो उससे आइडियल मौका नहीं था जब मई में पूरी कौम एक पेज पर आ गई थी। पीटीआई ने सपोर्ट की, पीटीआई की यूथ ने सपोर्ट की, सोशल मीडिया ने सपोर्ट की, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा जुल्म बढ़ गए पीटीआई के ऊपर। तो इसका मतलब यह है कि बातचीत के जरिए हमारा निजाम मसला हल नहीं करना चाहता। तो अच्छा, एक और भी वजह हो सकती है जो राना सनौल्लाह कह रहे हैं, मुझे किसी ने कहा कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रहा है ना कि 28वीं तरमीम हम हर सूरत में करवाएंगे और हम मजीद सूबे बनाएंगे, एनएफसी करेंगे, तो ये नून लीग तासुर दे रही है इस्टेब्लिशमेंट को कि अच्छा अगर आप ये करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम इमरान खान के साथ बैठ जाएंगे, फिर हम इमरान खान को तस्लीम कर लेंगे, फिर हम कह देंगे कि इमरान खान आओ इक़्तिदार ले लो, तो हम सियासतदान इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये भी एक मसला हो सकता है। तो ये सारी मामलात हैं। लेकिन मेरी जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के लीडर से जो बात हुई है वो ये कहते हैं कि हम ने बातचीत की, हमने ऑफर एक्सेप्ट की हुई है, अगर ये बातचीत करना चाहते हैं संजीदे तो हम बातचीत के लिए कमेटी बना देंगे, लेकिन एजिटेशन चलती रहेगी। हम लाहौर भी जाएंगे, हम पंजाब भी जाएंगे, सोहेल अफरीदी भी एक्टिविटीज करेंगे, उसके बाद हम भी कराची जाएंगे, सिंध जाएंगे। 8 फरवरी नुक्ता आगाज है, नुक्ता अंजाम नहीं है, पीक नहीं है, नुक्ता आगाज है। और उसके बाद क्योंकि आगे माह रमजान आ जाएगा, फिर उसके बाद अगली जो एक्टिविटी जो है ये वो उससे बड़ी एक्टिविटी जो है ये फिर माह रमजान के बाद जो है वो प्लान करेंगे। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि मैंने जो बहुत सारे लोगों से सवालात किए उसके ऊपर पूरा मैंने बनाया हुआ है, बहुत जल्दी जल्दी आपके साथ चलते हैं, इसलिए मैंने लिखा हुआ है ताकि इधर उधर ना जाए, हम फोकस करें। एक तो मैंने उन्हें यही कहा कि टाउट्स कह रहे हैं कि 2026 में भी इमरान खान रिहा नहीं हो पाएंगे, तो इमरान खान अब तक रिहा क्यों नहीं हुए, क्या इस्टेब्लिशमेंट इतनी ज़्यादा मजबूत हो गई है? तो उन्होंने कहा जी ये निज़ाम इतना मजबूत नहीं है, अगर ये निज़ाम इतना मजबूत होता तो एक आर्टिकल से खौफज़दा ना हो जाता है निज़ाम और वो डिलीट ना करवाता और उसके बाद उनके वालिदैन से इस तरह से पैगामात ना जारी करवाए जाते। ये निज़ाम अगर ताकतवर होता तो छोटी सी सोहेल आफरीदी की एक एक्टिविटी लाहौर वाली के राह में इतनी रुकावटें खड़ी ना करता। ये निज़ाम अगर मजबूत होता तो इतना जुल्म ना किया जाता। और उन्होंने कहा कि जब खौफज़दा होता है तो तब वो बंदूक उठाता है और जुल्म करता है, ये हमेशा कमज़ोर बंदा करता है, जो ताकतवर होता है उसको फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान जब इक़्तिदार में थे, मौलाना फजल रहमान आए, सारे आए, उनको फैसिलिटेट करो, सारों को करने दो, जलसे जुलूस धरने करने दो, वो ताकतवर, वो उनको खौफ नहीं था, इक़्तिदार से जाने का कोई मसला नहीं था, उन्होंने कहा आने दो सबको, उन्होंने तो फैसिलिटेट किया। तो उन्होंने कहा ये निज़ाम बहुत कमज़ोर है, इसलिए उन्होंने 27वीं तरमीम की। और लेकिन उन्होंने कहा कि ये निज़ाम अगर चल रहा है तो उसकी वजह जो है, और इमरान खान अगर रिहा नहीं हो पाए तो उसकी वजह वो ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की अपनी नाअहलियां और नाकामियां, उनकी लीडरशिप की नाअहलियां और नाकामियां। वो नाकामियां क्या है? वो ये कहते हैं कि एक तो ओवरऑल वो कहते हैं कि जो इस वक्त इस हुकूमत की नाकामियां हैं, जो अवाम की नफरत है इस हुकूमत से, जो गम और गुस्सा है, हम उसको चैनलाइज नहीं कर सके। आगे जो मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, मैंने सबकी एक ही जगह लिख दी है और जाहिर है सबसे मैंने यही कहा था कि नाम आपका नहीं लूंगा, आप बस मुझे खुल के बताएं कि आप क्या समझते हैं। तो जिसने मुमकिन जो नाकामियां पीटीआई की क़यादत की बताई हैं वो सारी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आप किसी से इख्तलाफ करते हैं तो आप कर सकते हैं, जो आपके इख्तलाफात होंगे उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में एड्रेस करूंगा। और ये जितनी नाकामी है ये सारी मैं इसमें बयान करने के बाद मैं इस पर तहरीक इंसाफ की क़यादत का भी फिर किसी का इंटरव्यू करूंगा, उनसे पूछूंगा कि जनाब ये आपके ऊपर है ये सारी नाकामी है, तो इस पर आप क्या कहते हैं। पहला वो कहते हैं कि सबसे बड़ी नाकामी तहरीक इंसाफ की है कि सबसे मौसर जो पाकिस्तान के अंदर एजिटेशन कर सकते हैं वो वकला कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त तमाम बार कौंसल, तमाम बार एसोसिएशंस में जो जीता है वो तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से जीता है। और जो यानी जो हुकूमती साइड वाले जीते हैं वो भी इसलिए जीते हैं कि तहरीक इंसाफ की ग्रुपिंग थी और उनका वोट तकसीम हुआ तो हुकूमती बंदा जीत गया। और जो हुकूमत के मुखालिफ बंदा जीता है तो वो जीता है जिसको तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही थी। लेकिन वो कहते हैं कि एक ऐसे वक्त के ऊपर जब इमरान खान की पॉपुलैरिटी पीक के ऊपर है, जब वकला के अंदर वही उम्मीदवार जीतने की पोजीशन में होता है जिसके साथ तहरीक इंसाफ होती है, लेकिन नाकामी यह है कि ना ये वकला को मौसर तरीके से मोबिलाइज कर सके हैं। और इनकी नाकामी यह है कि इमरान खान तो छोड़ें कि उसका अलकादरी केस तो बड़ी गेम है, किसी एक आम कारकुन का केस भी ये किसी हाई कोर्ट में नहीं लगवा सके। ये है इनकी सबसे बड़ी नाकामियों में से एक नाकामी। दूसरा वो कहते हैं कि दूसरा एक मौसर तबका मजहबी तबका होता है, उलमा होते, तो तहरीक इंसाफ का इस वक्त उलमा का फोरम ही नहीं है, इंगेजमेंट ही नहीं है उलमा से या मजहबी तबके से। तीसरा वो कहते हैं कि बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, यहाँ पे तलबा और यूथ मेन एक्टिव थे। और तो तलबा को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तहरीक इंसाफ बिल्कुल मोबिलाइज नहीं कर सकी। केपी को छोड़ दें, असल तो पंजाब है, सिंध है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तलबा को ये मोबिलाइज नहीं कर सके, तलबा की कोई तहरीक खड़ी नहीं कर सके। और इसमें अभी मोहम्मद मालिक साहब ने खबर दी
के जो शायद खटक हैं वो प्लान कर रहे हैं 50-60 यूनिवर्सिटीज़, और ऐसी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर इस तरह से हैं कि मेन शाहराहों के ऊपर हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में वो अपने नए कोऑर्डिनेटर्स लगा के स्टूडेंट्स को एक्टिव करने जा रहे हैं कि जब फाइनल कॉल हो सड़कें बंद करने की तो उन यूनिवर्सिटीज़ को, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हो 50-60 जिससे 500-500 स्टूडेंट भी सड़क पे आके बैठ जाए तो सड़कें बंद हो जाएं, लेकिन उस पर भी अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि यह बड़ी नाकामी है कि स्टूडेंट्स को मोबिलाइज नहीं कर सकी तहरीक इंसाफ, और ना ही उनकी कोई मौसर तौर पर उस तरह से उनकी स्टूडेंट्स के अंदर तंजीम साजी नजर आती है। यह फैसलाबाद वाली तंजीम साजी की बात नहीं हो रही। उसके बाद उन्होंने कहा यूथ के, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अंदर और नेपाल के अंदर यूथ को एक मोबिलाइज किया गया, उनको बताया गया कि ये जो अशराफिया है इनकी अल्ल तल्ल देखो, इनकी याशियाँ देखो। एक तरफ वो वीडियोस उन्होंने लगाई, दूसरी तरफ गुर्बत उन्होंने दिखाई, यूथ को बताया कि कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है, आगे तुम्हारे लिए क्या मुश्किलात हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ यूथ के अंदर ये कम्युनिकेट ही नहीं कर पाई फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि पिछले 3-3.5 साल 4 साल में हुकूमत की बदतरीन पॉलिसीज की वजह से कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, और हर साल कितने नौजवान मार्केट में आएंगे, और कितनी बेरोजगारी बढ़ेगी, और किस तरह से इस वक्त नौजवानों का इस्तेहसाल हो रहा है, और अशराफिया किस तरह से लूट मार कर रही है, और किस तरह से ये अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं और यूथ को कुछ नहीं दे रहे। ये पीटीआई मुकम्मल तौर पे इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ नैरेटिव बनाने में नाकाम हुई है। फिर उन्होंने कहा खवातीन बड़ा अहम हमारा एक फैक्टर है पाकिस्तान के अंदर, उनकी आबादी आपके सामने है। तो खवातीन की उन्होंने कहा तंजीम आपको तहरीक इंसाफ की कहीं नजर ही नहीं आती, ना कोई आपको। उन्होंने कहा, मुझसे पूछा एक रहनुमा ने, उन्होंने कहा आखिरी बार आपने तहरीक इंसाफ की वीमेन विंग की कब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी? मैंने कहा मुझे तो याद ही नहीं है। आखिरी बार उन्होंने कहा डोर टू डोर कहीं पूरे पाकिस्तान में आपने खवातीन की कैंपेन देखी हो? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन की कामयाबी में एक सबसे बड़े फैक्टर्स में से एक फैक्टर खवातीन थी। खवातीन की इस वक्त तंजीम ही नहीं है पीटीआई की, मुकम्मल तौर पे एक खामोशी है। फिर उन्होंने कहा कि जो फॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं उसके ऊपर तहरीक इंसाफ कोई नैरेटिव नहीं बना सकी, कोई हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे सकी, हुकूमत से नहीं पूछ सकी कि ये गजा फोर्स के हवाले से मार्को रूबियो खड़े होकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऑफर किया है, मैं सच बताओ, पार्लियामेंट में आप रोला डालते, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते, उनका नहीं कर सकी तहरीक इंसाफ। ये दिफाई मुआहदा जो सऊदी अरब के साथ हुआ है कोई डिटेल्स नहीं है, तहरीक इंसाफ कोई इसके ऊपर बात नहीं कर सकी। माइंस एंड मिनरल्स का सौदा हो गया या नहीं हुआ जो भी है, और लेकिन इंटरनेशनल अखबारात में स्टोरी छपी हैं, तहरीक इंसाफ कोई नैरेटिव नहीं बना सकी कि भाई पूछे हुकूमत से कि किस भाव आपने ये मिनरल्स बेचे हैं, क्या किया है, किस तरह से सौदा किया, कोई नैरेटिव नहीं बना सके। उन्होंने कहा क्रिप्टो का ये सारा जो फ्रॉड शुरू है इसके ऊपर तहरीक इंसाफ कोई नैरेटिव नहीं बना सकी, कोई बात नहीं कर सकी। उन्होंने कहा नोबेल प्राइज के लिए ट्रंप को उन्होंने अपना नामजद किया, कोई अपोजिशन इसके ऊपर नैरेटिव नहीं बना सकी कि यार ये तुमने क्या किया है, वो नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहा है, गजा में कत्लेआम करवा रहा है और उसको तुम नोबेल प्राइज के लिए नामजद कर रहे हो। अच्छा, गो के इसके ऊपर ट्रंप वाले मामले के ऊपर एक और रहनुमा ने मुझे कहा कि ये एक ऐसे इंटरनेशनल इश्यूज हैं जिसको अगर पीटीआई बहुत ज्यादा हाईलाइट करेगी तो ये अमेरिका को कहेंगे देखें जी हम क्यों आपके लिए जरूरी हैं, दूसरी तरफ अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये आ जाएंगे देखें ट्रंप साहब ये आपके बहुत मुखालिफ हैं। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि एक और रहनुमा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुईशत की जितनी भी नाकामी है तहरीक इंसाफ उसके ऊपर नैरेटिव बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है, यहां तक कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान भी। उन्होंने कहा कि आप 5-6-7 पॉइंट्स उठाते हैं जिस पे आप इस्टेब्लिश करते हैं, एक नैरेटिव बनाते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है, आटा महंगा हो गया है, गंदम महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है, ये हो गया है, तनख्वाहदार तबके के ऊपर इतना टैक्स लग गया है। उन्होंने कहा कोई इस तरह का नैरेटिव जो ज़बान ज़द-ए-आम हो, वो इकोनॉमी की नाकामियों के हवाले से तहरीक इंसाफ हो या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान हो, वो बनाने में नाकाम हो गए। महंगाई के ऊपर उन्होंने कहा नैरेटिव ये नहीं बना सके। उन्होंने कहा कि अवाम का और तहरीक इंसाफ का डिस्कनेक्ट है अवाम इशूज़ के ऊपर, जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उनको चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं उसके ऊपर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ उस तरह से बात करते हुए नजर नहीं आते जिस तरह से उनको बार बार बात करते हुए नजर आना चाहिए, एक नैरेटिव नहीं बना पा रहे। फिर उन्होंने कहा कि हुकूमत के जो बड़े स्कैंडल्स हैं, चीनी स्कैंडल है, गंदम स्कैंडल्स है, स्कैंडल है LNG, वो किसी स्कैंडल को ये इशू नहीं बना सकी तहरीक इंसाफ। और पंजाब का तो मैं खुद कहता रहता हूं कि पंजाब में मरियम नवाज की जो बदतरीन तबाही और बर्बादी के किसी स्कैंडल को तहरीक इंसाफ पंजाब इशू नहीं बना सकी। फिर उन्होंने कहा कि सेहत के सूरत हाल बहुत खराब है पंजाब के अंदर खास तौर पर, लेकिन पीटीआई कोई नैरेटिव नहीं बना सकी कि देखो उन्होंने हेल्थ कार्ड बंद किया और क्या सेहत के हालात कर दिए, अस्पतालों की क्या सूरत हाल कर दिया। उन्होंने कहा हजारों नौजवानों को ऑफलोड किया गया, कोई नैरेटिव पीटीआई या अपोजिशन नहीं बना सकी कि नौजवानों को एक तो रोजगार नहीं है, जो बाहर जा रहे हैं उनको ऑफलोड कर रहे हैं, कोई नैरेटिव ये नहीं बना सके। कहीं ना कहीं तो कहते हैं ये यूथ को अपने साथ खड़ा कर सकते थे कि हम तुम्हारे नुमाइंदे हैं, हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, हम तुम्हारे कहते हैं कि अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अदालतों में चली जाती, होना कुछ नहीं था, लेकिन नौजवानों को नजर आता कि यार ये हमारे लिए खड़े हुए हैं। आज जो नौजवान एयरपोर्ट पे जाता है तो खौफजदा होता है कि पता नहीं मुझे रोक लेंगे, रिश्वत ली जा रही है।
पीटीआई इसके ऊपर कोई नैरेटिव नहीं बना सकी। फिर उन्होंने कहा कि सीसीडी जो कुछ कर रही है पंजाब में, उन्होंने कहा ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स को भी वहां पे मारा गया, लेकिन आइन इसकी इजाजत नहीं देता, कानून इजाजत नहीं देता, अदालतें आपकी अपनी हैं, जस्टिस याहिया खान आपका अपना है, डोगर आपका अपना है, आलिया नीलम आपकी अपनी है, उसके बावजूद आप लोगों को मावराए अदालत कत्ल कर रहे हैं, इसके ऊपर पीटीआई कोई नैरेटिव नहीं बना सकी। उन्होंने कहा जिस तहरीक के पास इतने शहीद हो, चाहे वो 26 नवंबर हो, इससे पहले जो हुआ, उन्होंने कहा इतने शहीद आपके पास हैं और फिर भी आप कोई इस हुकूमत को कोई उतना टफ टाइम नहीं दे सके। फिर उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा कई ऐसे वाकयात, कुछ रहनुमाओं से मेरी बात हो रही, तो उन्होंने कहा कुछ वाकयात ऐसे हुए कि किसी एक वाकये को भी उठा लेते तो ये हुकूमत को लिटा सकते थे, जिसमें से एक कारकुन जो गुजरांवाला की अदालत के 52 कारकुन हैं जिनके 2 साल से केस नहीं लग रहा, 5-5 साल उनको सुनाई हुई हैं और उनके केसेस नहीं लग पा रहे, ना वहां पे जो इनके वोटों से बाहर जीती हुई है ना वो उनके केसेस लगवा रही है, ना वो कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनमें से कुछ, किसी की वालदा, किसी का वालिद, एक की अभी बीवी फौत हुई, उनको पैरोल पे रिहा नहीं किया गया कि वो आके और अपने जो भी उनकी फैमिली में डेथ हुई उसका चेहरा देख सकें, उसको कब्र में उतार सकें। इसके ऊपर कोई तहरीक इंसाफ ने मरकजी लेवल पे बात नहीं की, कोई नैरेटिव नहीं बनाया। फिर उन्होंने कहा कि असम्बली के अंदर जो टफ टाइम देना चाहिए था वो ये पंजाब असम्बली के अंदर ना दे पा रहे हैं, ना कौमी असम्बली में दे पा रहे हैं, ना सेनेट में दे पा रहे हैं। और फिर मुझे उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में MNAs महमूद खान चकज़ई की बात नहीं मानते, सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास की बात नहीं मानते। फिर उन्होंने कहा कि एक और जो मसला है सबसे बड़ा वो ये है कि इनके ये जो सारे इक़दामात मैंने लिखे हुए हैं, जो बाकियों ने भी मुझे बताए, एक रहनुमा ने मुझे कहा कि ये, मैंने जब उनसे पूछता था मैंने कहा कि ये चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, कोई और अगर आप समझते हैं तो बताएं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मसला तहरीक इंसाफ की क़यादत की क्रेडिबिलिटी का है कि ये डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। लोग इमरान खान को तो मसीहा समझते हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी को डाउट करते हैं, इनकी वफादारी को डाउट करते हैं, जिस वजह से लोग इनके पीछे निकलते नहीं हैं। ओके, इनके पीछे हम निकले तो हमें छोड़ के चले जाएंगे, तो इनकी क्रेडिबिलिटी की बहाली भी एक बड़ा चैलेंज है। और फिर इनके अंदर कोई क्राउड पुलर नहीं रहा, लेकिन आप खैर काफ़ी आगे हैं, सोहेल आफरीदी हैं और फिर ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत है, ये सारे क्राउड पुलर हैं। जहाँ जहाँ चकज़ई साहब, अलामा साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब और ये सारे जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरह से लोग आते हैं। मुझे एक रहनुमा ने कहा और एक सहाफ़ी ने भी ये कहा, उन्होंने कहा दुनिया का कोई मुल्क बता दे जिसमें एक इतना पॉपुलर लीडर हो और इतनी कमज़ोर हुकूमत हो, जिससे ना इकॉनमी चल रही हो, जिस मुल्क में इतनी बेरोज़गारी हो, इतनी अनसर्टेनिटी हो, इतनी गुर्बत हो, हर तबका बेजार हो, किसान बेजार हो, तनख्वाहदार तबका परेशान हो, इंडस्ट्रीज परेशान हो, ताजिर नाक तक आए हुए हों, सब परेशान हो, और उसके बावजूद वो हुकूमत चल रही हो। दुनिया का कोई एक मुल्क आप नहीं बता सकते। और उनका भी यही था कि वजह वही है कि तहरीक इंसाफ ने सिंसियर एफर्ट ही नहीं है, कोई ग्राउंड के ऊपर डोर टू डोर कंपेन ही नहीं है, कोई एजिटेशन ग्राउंड के ऊपर है ही नहीं। फिर उन्होंने यही कहा कि ताजरों के साथ, कि मैंने कहा जी ताजरों की तंजीमें और किसानों की तंजीमें तो कंप्रोमाइज हैं। उन्होंने कहा ये तो और आइडियल सिचुएशन थी कि आप अपनी तंजीमें खड़ी कर लेते, वहां पे आप अपने लीडर खड़े कर लेते अगर वो कंप्रोमाइज हैं। उन्होंने कहा ताजरों को ये इंगेज नहीं कर सके, किसानों को ये इंगेज नहीं कर सके, ट्रांसपोर्टर्स को ये इंगेज नहीं कर सके, तनख्वाहदार तबके को ये उनकी आवाज़ नहीं बन सके, ओवरसीज पाकिस्तानियों का मौसर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, हालांकि ओवरसीज पाकिस्तानी 99% इनके साथ हैं, 99.99% इनके साथ हैं। ये आलमी फोरम्स के ऊपर जिस तरह से चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए थी उस तरह से नहीं कर पा रहे। ये पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज नहीं कर पा रहे, ये एम्बेसीज को उन्होंने कहा इंगेज नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा इनका कोई थिंक टैंक नहीं है, इनके कोई रिसर्च टीम नहीं है, कोई ये वाइट पेपर जारी नहीं कर पा रहे हर चीज़ के ऊपर। फिर उन्होंने कहा कि ये बयानी नहीं बना पाए कि 3.5-4 साल से मुल्क नहीं चल रहा, इस हुकूमत ने कैसे इस मुल्क को कमज़ोर कर दिया है, और फैक्ट्स के साथ ये बयानियाँ ये नहीं बना पाए। उन्होंने कहा एक तो ओवरऑल है, लोगों को पता है कि मुल्क नहीं चल रहा, हर बंदा तबाही और बर्बादी का शिकार है, अनसर्टेनिटी का शिकार है, मायूस है, परेशान है, गुस्से में है, गमज़दा है। लेकिन एक अपोजिशन का काम होता है कि फैक्ट्स के साथ हुकूमत को लिटा देती है कि इन्होंने ये कर दिया है, एक्सपोर्ट्स इतनी गिरा दी है, महंगाई इतनी बढ़ा दी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी है, अनसर्टेनिटी इतनी बढ़ा दी है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये हो रहा है। उन्होंने कहा अपोजिशन कोई 5-6 पॉइंट्स भी ऐसे नहीं है जिसमें आप कहें कि ये 5 पॉइंट हैं जो अपोजिशन ने कौम को याद करा दिए हैं। फिर उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में 26 और 27वीं तरमीम पे ये आवाम को नहीं बता पाए कि ये इन्होंने सिर्फ अपनी ज़ात के लिए किया है, वरना जो 90% केसेस आज भी पेंडिंग है वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर। ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जाते, वहां पे साइलिन से मिलते, हाईलाइट करते, बताते कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो केसेस भी बहुत महदूद हैं, असल तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में लोग जलील हो रहे हैं और वहां पे कुछ नहीं हो रहा। वहां तो आज उससे बुरे हालात हैं जो 26वीं और 27वीं तरमीम से पहले थे, उससे बुरे हालात हो गए। उन्होंने कहा ये भी नहीं कर पाए, और उन्होंने कहा अदालतों के अंदर जो इंसाफ का कत्लेआम हो रहा है आम साइलिन के साथ, वो भी हाईलाइट नहीं कर पाए। उन्होंने कहा जो 55 जज जस्टिस याहिया खान ने और इस निज़ाम ने लगाए हैं, वो जो तबाही फेर रहे हैं, जो अभी कच्चे जज हैं जिनके पक्का करने जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई नैरेटिव नहीं बना पाए। उन्होंने कहा कि
75% जेलों के अंदर वो लोग हैं जो जिनके केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, उसके ऊपर ये कोई नैरेटिव नहीं बना पा रहे कि जेलों के अंदर जो इस वक्त हालात हैं वह डबल, जितनी कैपेसिटी से डबल लोग इसलिए हैं क्योंकि 75% केसेस जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं अदालतों के अंदर। नहीं, नैब का इदारा जो कर रहा है उसको ये हाईलाइट नहीं कर पा रहे कि कैसे चोरों, डाकुओं, लुटेरों को उन्होंने क्लीन चिटें दी और मुसलत किया। उन्होंने कहा बरी इमाम जो कॉलोनी गिराई गई, रैश इलाका गिराया गया, जो कुरी रोड पर घर गिराए जा रहे हैं, उस पर कोई ये नैरेटिव नहीं बना पाए कि ये गरीबों के घर गिरा रहे हैं और खुद ये कब्जा माफिया, ये पूरा निजाम और ये हुकूमत। उनका ब्रेन ड्रेन पे ये नैरेटिव नहीं बना पाए कि कितने इंजीनियर चले गए, डॉक्टर चले गए, उसका पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को क्या नुकसान है, लोगों की हेल्थ के हवाले से कैसे लोग मुतासर होंगे और शोबाजात कैसे तबाह होंगे, ये ब्रेन ड्रेन क्यों है, ये नैरेटिव नहीं बना पाए। ये उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में 2025 की एक स्टोरी मुझसे वो शेयर कर रहे थे कि 5000 से ज्यादा ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब नहीं दिए गए हुकूमत की तरफ से। कोई नैरेटिव नहीं बना पाए, कोई ये नहीं बता पाए कि 2024 और 25 में कितनी कानून साजियां हुई, कितनी आइन में तरमीम हुई और वो सारी की सारी इस निज़ाम ने और अशराफी ने अपने लिए की, अवाम के लिए नहीं की। कोई नैरेटिव नहीं बना पाए। उन्होंने कहा कि इन्होंने इमरान खान की कैद तन्हाई को नॉर्मलाइज कर दिया है, उनकी बहनों के साथ जो कुछ हो रहा है उसको नॉर्मलाइज कर दिया है, 26 नवंबर को नॉर्मलाइज कर दिया है, मुरीद के को नॉर्मलाइज कर दिया है, ये सारे जो कुछ मुल्क के अंदर सब चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया। और उन्होंने कहा कि दो ही चीज़ें हैं, या तो इमरान खान की बहनों के साथ हज़ारों बंदे जाएं और अगर नहीं तो फिर उनकी बहनों से बात करें और फिर आप बजाय उधर बैठने के आप इस्लामाबाद कोर्ट जाके बैठें और उधर आप बैठेंगे तो इंटरनेशनल मीडिया आएगा, एम्बेसीज तक रिपोर्ट जाएगी, पूरी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सारे वहां पे जाते हैं, इंटरनेशनल मीडिया वहां पे जाता है, तो वहां पे ज्यादा चीज हाईलाइट होगी बजाय इसके कि आप अडयाला के बाहर बैठते हैं और आपके साथ एंड में जब इमरान खान की बहनों के खिलाफ ऑपरेशन होता है तो वहां पे 40-50 बंदा रह जाता है। तो उन्होंने कहा कि उसकी बजाय उनकी बहनों से बात करें, या तो आप सारे उनके साथ जाएं, 8-10 बंदा जाए, नहीं जा सकते उनको कायल करें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ जाए, अगले दिन आप जाके हाई कोर्ट बैठे ताकि इधर दबाव बढ़े रेड जोन में। और उन्होंने मुझे कहा कि आप इमेजिन करें कि पीटीआई के एमएनएस, एमपीएस और टिकट होल्डर्स और सेनेटर्स जाके और जस्टिस डोगर की अदालत में बैठ जाएं और जैसे ही मगरिब की अजान होगी, अंधेरा शुरू होगा, तो इस निजाम के ऊपर कितनी दबाव बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा एमएनएस को घसीट के बाहर लाएंगे, अदालत के बाहर लाएंगे, एमपीएस को घसीट के बाहर लाएंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। क्या ये पूरी दुनिया के लिए खबर नहीं बनेगी, इंटरनेशनल मीडिया के लिए खबर नहीं बनेगी? उन्होंने कहा कि ये ना उधर प्रॉपर जाते हैं, ना इमरान खान की बहनों से बात करते हैं कि हम उधर नहीं आ सकते तो हम स्ट्रैटेजी चेंज कर लेते हैं, तो ये दोनों चीजें नहीं करते। फिर उन्होंने कहा अंदरूनी लड़ाइयां बहुत ज्यादा हैं, कोई अंदरूनी लड़ाइयां खत्म करवाने के ऊपर कोई फोकस नहीं है, कोई सेंट्रल इनकी कोऑर्डिनेशन का फोरम नहीं है, सियासी कमेटी का। उन्होंने कहा यहां तो 2 इजलास होने चाहिए, एक इजलास होने चाहिए, डेली इजलास ही नहीं हो रहा सियासी कमेटी का। और उन्होंने कहा 9 मई के जो फैसले हैं, जो फैसले पे फैसला हो रहा है उसको भी नॉर्मलाइज कर दिया है, कोई उसके ऊपर ये बात नहीं करते। फिर उन्होंने कहा कि कारकुन तो गिरफ्तार होने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है, लीडर जो है एमएनएस, एमपीएस, टिकट होल्डर्स वो गिरफ्तार ना होना चाहते हैं, ना वो को कुर्बानी देना चाहते हैं। और जो उन्होंने कहा कि नाअहल हुए 9 मई के केसों में जो अदालतों जेलों के अंदर हैं उनको भूल गए हैं, किसी पे बात नहीं करते, ना सनम जावेद पे बात होती है, ना उसके ऊपर सबदा हामिद रजा पे बात होती है, ना 5 ईरान पे बात होती है, चले आप सोहेल अफरीदी गए, उसके अलावा उनके केसेस नहीं लगते, उसके ऊपर बात नहीं होती, उनकी जमानतें, उनके केस फिक्स होता है, उसका रिकॉर्ड ही पेश किया जाता है, उसको कोई बात नहीं करती होती, जो मिलिट्री कोर्ट्स वाले उनके ऊपर कोई बात नहीं करते, जो हसान न्याजी उसके ऊपर कोई बात नहीं करते, मतलब कोई बात जो जेलों के अंदर उनकी कोई बात नहीं करते। और उन्होंने कहा कि जो जहांगीरी साहब को निकाला गया इसके ऊपर उन्होंने कोई नैरेटिव नहीं बनाया, एक जज के बेटे ने 2 बच्चियों को कत्ल कर दिया, कोई नैरेटिव इन्होंने नहीं बनाया, दहशतगर्दी के 24 साल रिकॉर्ड टूट गया है, ये नैरेटिव नहीं बना रहे कि हुकूमत क्या कर रही है। ये उन्होंने कहा कि जो अशराफी याशी हैं अपने लिए जो कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर ये बात नहीं करते और गरीबों की हालत जार ये दिखाते नहीं है, रिकॉर्ड करके नहीं दिखाते कि ये गरीबों के साथ ग्राउंड पे हो रहा है। जो उन्होंने कहा कर्जे जितने बढ़ गए हैं उसके ऊपर बात नहीं करते, सवाल नहीं करते हुकूमत से कि कहां गया 40,000 अरब का कर्जा जो 3 साल में आपने 4 साल में लिया है। करप्शन के ऊपर इनके बात नहीं करते, इनके स्कैंडल्स पे बात नहीं करते, जो बॉर्डर इतने अरसे से बंद है उस पर बात नहीं करते, अफगान पॉलिसी पे बात नहीं करते, सिंध तास मुआहदे पे ये बात नहीं करते, जो पानी तो ट्रंप को उन्होंने कहा कि इनको ये अपोजिशन बनाए ना नैरेटिव के ट्रंप के साथ वैसे तो आपकी बड़ी करीबी रिश्तेदारी है, उसे कहोगे यार ये हमारा पानी खुलवा दे भारत से, ठीक है, तो बाकी हम कौन सी कसर है जो हमने छोड़ी है ट्रंप की खुशामद में। फिर उन्होंने कहा बलूचिस्तान को इन्होंने इग्नोर किया हुआ है, अपोजिशन बात नहीं करती, जबरी गुमशुदगियों पर ये बात नहीं करते, ये जिस तरह से सरकारी मुलाजमीन के साथ जो हुआ है उस पर बात नहीं करते, जो पेंशन उनकी खत्म हुई है, जो एक पॉलिसी उन्होंने बनाई है कि आप किसी सरकारी मुलाजिम की ऑन ड्यूटी डेथ भी हो जाएगी तो उसका बच्चा वहां पर भर्ती नहीं हो सकता। उन्होंने कहा सैलाब जो आया हुकूमत ने उसमें कैसे हुकूमत की नाअहलियां थी जिसकी वजह से ज्यादा तबाही हुई, उसके बाद जो झूठे सर्वे हुआ उसके ऊपर बात नहीं करते, जो लोगों को इमदाद नहीं मिल रही उसके ऊपर बात नहीं करते, जो इन्वेस्टमेंट की हुकूमत ने दावे किए थे सिर्फ वही हाईलाइट कर लेते तो हुकूमत को मुंह छुपाने की जगह ना मिलती कि ये जब आए थे तो उन्होंने क्या दावे किए थे और अब हकीकत क्या है। उन्होंने कहा एजे के पे इनकी कोई तवज्जो नहीं है, जीबी पे इनकी कोई तवज्जो नहीं है। तो मरियम नवाज जो उनके अल्ले तल्ले हैं, जो उनकी करप्शन और स्कैंडल्स हैं, जो उनकी
इवेंट्स के ऊपर अरबों रुपए लग गए, उसके ऊपर कोई बात नहीं करते। तो उन्होंने कहा ये सारी वो चीजें हैं जिसके ऊपर अपोजिशन नैरेटिव बनाने में नाकाम हुई है और जिसके ऊपर पीटीआई ग्राउंड के ऊपर एक लोगों को मजीद एक्ट, और उन्होंने कहा सबसे बड़ा एक डिस्कनेक्ट है अवामी इशूज का और पीटीआई की क्यादत का, और इसीलिए लोग इन पर एतबार नहीं करते। तो उन्होंने कहा अगर ये डिस्कनेक्ट खत्म हो जाए, और मैंने सबसे पूछा कि इसका हल क्या है, वो जो मसाइल ये बता रहे थे, उन्होंने कहा आज अपोजिशन सिंसियरिटी के साथ इनके ऊपर काम शुरू कर दें तो इस निजाम के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। वो ये कहते हैं कि इस वक्त चैलेंज कौन सा है इस निजाम के लिए, भाई ना वकील निकल रहे हैं, ना तलबा निकल रहे हैं, ना यूथ निकल रही है, ना पीटीआई की लीडरशिप निकल रही है, ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ना वो इस सिस्टम को एक्सपोज करते हैं। उन्होंने कहा कौन बात कर रहे हैं, 15-20 सहाफ़ी हैं जो ट्विटर के ऊपर बात कर लेते हैं, 10-15-20 यूट्यूबर्स हैं जो बात कर लेते हैं, या कभी कभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। उसके अलावा तो उन्होंने कहा कंटिन्यूअस कोई प्रेशर ही नहीं है हुकूमत के ऊपर, कोई एजिटेशन है ही नहीं। अब प्रेशर बनना शुरू हुआ है तो देखें वो मुज़ाकरात की बातें करने लगे। तो ये वो सारी चीज़ें जो उन्होंने मुझे कहा कि ये पीटीआई बहुत से लोगों से जो बात हुई उनका सबका क्रक्स मैंने आपके सामने रखा नोट करके। अब इसमें से अगर आप कहीं समझते हैं कि नहीं ये चीज़ें आपने गलत बताई हैं, ऐसा नहीं है, फिर मैंने उनको ये भी कहा, मैंने कहा जी इंटरनेशनल एक ज़ाहिर है तो इंटरनेशनल एक वजूहत है इमरान खान की, जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसकी इमरान खान की रिहाई इंटरनल नहीं है, वो तो एक्सटर्नल मैटर है। ये बता रहे हैं ट्रंप को कि जी अगर इमरान खान बाहर आ गया तो ना आपको नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद करने देगा, ना मिनरल्स देने देगा, ना क्रिप्टो यहाँ पे चलने देगा, ना जो गज़ा प्लान है उसको सपोर्ट करने देगा। तो उन्होंने कहा कि ये सारी वो चीज़ें अगर आप पब्लिक में ये सारी चीज़ों के ऊपर आप एक नैरेटिव बनाएंगे, आप इस हुकूमत के लिए महाज खोलेंगे, इस निज़ाम के लिए नए नए महाज खोलेंगे, उनके लिए एक टफ टाइम, तो फिर तो उनको कोई चैलेंज होगा। उन्होंने कहा अभी तो आपकी चैलेंज ही नहीं है। उन्होंने कहा इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या है कि इमरान खान की बहनें वहां पे बैठती हैं और हर हफ्ते उनके ऊपर टॉर्चर होता है, उनके ऊपर हमला होता है, उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, उनके ऊपर वाटर कैनन चलता है, और वो बगैर इमरान खान से मुलाकात के आ जाती हैं और इमरान खान को आइसोलेट किया हुआ है, कैद तन्हाई में रखा हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा तक बोल रहे हैं, लेकिन पीटीआई इसके ऊपर कोई नैरेटिव नहीं बना पा रही या हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे पा रही। तो बहरहाल जी देखते हैं कि इस पे मैं तहरीक इंसाफ के लोगों का जो ऑन रिकॉर्ड आप मौक़िफ़ लूँगा, जो ज़िम्मेदारान हैं कि वो इस पे क्या कहते हैं, और साथ ही देखते हैं कि जो राना सनौला बात कर रहे हैं जिसमें मैंने शुरू में बात की थी वो किस तरह आगे बढ़ती है। लेकिन तहरीक तफज़ीन पाकिस्तान के रहनुमाओं से जो मेरी बात हुई है उन्होंने कहा कि एजिटेशन भी चलेगी, और अगर ये बातचीत करना चाहते हैं तो हम एक कमेटी बना देंगे, वो जाके इनसे मुज़ाकरात भी कर लेगी। अगर ये संजीदा है तो बातचीत के ज़रिए मसला हल हो जाएगा, नहीं है तो फिर सड़कें तो हैं ही, सड़कों पर तो हम निकल रहे हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।